नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आप सबको हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट हाल ही में दिखाई थी, जहां पर यूपी के औरैया का एक मामला था। यहां पर एक ड्राइवर था जिसका 1,40,000 का चालान बनाया गया था, पर जो रसीद थी वो सिर्फ 36,000 की मिली थी, यानी कि एक गलत चालान बनाया गया। इस मामले में ड्राइवर और जो गाड़ी मालिक है उन्होंने केस दर्ज किया और केस जो है वो ड्राइवर को जीत भी इस केस में मिल गई। इस कहानी के असली हीरो कौन है जिन्होंने यहाँ पर ड्राइवर और गाड़ी मालिक को जीत दिलाई? वो थे वकील, जिन्होंने ड्राइवर की इस जीत दिलवाने में पूरी मदद की। और आज हम आपको उन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे शाश्वत प्रताप सिंह से, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं। और ये सिर्फ कोर्ट के कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने सड़क पर उतरकर एक ड्राइवर को इंसाफ भी दिलाया है। और अब यही वकील बनेंगे हजारों ड्राइवरों की आवाज। हमारे आज के शो में आएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे कानून को हथियार बनाकर ड्राइवर भी अपना हक पा सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं शाश्वत प्रताप सिंह जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ARTO का एक मामला था उत्तर प्रदेश औरैया का। उस केस में हमने अपने जानकारों को पहले ही सब कुछ बताया था। एक वीडियो हमने डाला था ग्राउंड रिपोर्ट में कि किस तरीके से ARTO के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। पूरा मामला था कि एक अवैध चालान बनाया गया। इस केस में आपने किस तरीके से ये जो जीत है, अभी सुनवाई होनी है अगली, लेकिन जो जीत अभी तक ड्राइवर को मिली, किस तरीके से आपने दिलवाई, थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे दर्शकों? जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टेक चैनल का, जो आप लोगों ने इतने गंभीर मुद्दे को इतने बढ़िया से अपने दर्शकों तक पहुंचाया। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य था। बिल्कुल जी। इस मामले में हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित कारण और बिना विधिक प्रक्रिया को पालन किए बिना वाहनों को जब्त कर लेते हैं। एक अवैध अमाउंट का चालान काटते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 2 लाख 1 लाख का एक एकदम इलीगल अमाउंट है। और उसके अलावा अगर कोई ड्राइवर या ओनर अगर उस चालान को अमाउंट को जमा नहीं कर पाते हैं या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं, तो उनकी जो व्हीकल है वो बिना किसी कारण अवैध रीजन बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए उसको जब्त कर लिया जाता है। और इवन इस केस में तो हमारी जो क्लाइंट की गाड़ी वो 4 महीने से ज्यादा जब्त थी। 4 महीने से ज्यादा जब्त थी। 4 महीने से। सुप्रीम कोर्ट का वेल स्टेब्लिश्ड लॉ है कि बिना किसी रीजन आप अनरीजनेबल टाइम के लिए कोई भी व्हीकल आप सीज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में ये है, ये कानून का उल्लंघन पूरी तरीके से कर रहे हैं। कहीं हम इस मामला को गंभीरता समझे हुए कोर्ट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में। सर, ये जो मामला था इस पे तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को जीत हासिल हो गई, लेकिन सवाल हमारा ये है आपसे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप बहुत अच्छे से गाइड लोगों को कर सकते हैं कि ड्राइवर इस तरह के मामलों पर कोर्ट कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से मैं कोर्ट जाऊं और कैसे मैं दाखिल करूं अपनी FIR या PIL जो भी है। जी हम पहली बात तो PIL हर मुद्दे के लिए PIL नहीं उठाई जाती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ना कि ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैम, ये जो मुद्दा थी ये एक एसोसिएशन द्वारा, जो कि मैं भाईचारा ट्रस्ट एसोसिएशन जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इतने गंभीर मुद्दे को इतने बढ़िया तरीके से हर एक छोटे से छोटे एविडेंस को इकट्ठा करते हुए कोर्ट के सामने इन्होंने प्रेस किया। बट जो ये इस प्रेजेंट केस का नारायण दास जो पिटिशनर थे, उनका ये है कि आप एक पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ये चालान इलीगल है, आपको RTO में है उसकी लिखित में कंप्लेन करें। प्लस इनका एक पोर्टल है, IGRS पोर्टल कहते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद पोर्टल है। आप उसके जिस दिन आपका इंसिडेंट है विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स आप उस चीज को, उस कंप्लेन को वहां रजिस्टर करें। एंड देन इन केस अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो आपको पुलिस के कंप्लेन करना चाहिए। और फिर तो न्यायालय उस पुलिस में, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, हमारे मामले में पुलिस ने FIR रजिस्टर करने से मना कर दिया था, देन उसके अगेंस्ट में कोर्ट को ये संज्ञान, कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने आई बात, कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर किया कि FIR तो इसमें रजिस्टर करना ही चाहिए। इवन दैट द कोर्ट हैज कंसीडर्ड दिस थिंग। और आखिर में वो अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ने FIR रजिस्टर कराने का आदेश दिया है। तो ये मतलब बहुत सारे जरिए हैं जहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है, उसके बाद कोर्ट में जा सकता है।
सर एक सवाल है, वो हमारे ड्राइवरों के द्वारा बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि मान लीजिए राजस्थान का ड्राइवर है और उसके साथ घटना जो है वो गुजरात में हो गई, लेकिन अब ड्राइवर के पास ये प्रॉब्लम है कि वो मामला कहाँ दर्ज करवाए, गुजरात में या फिर राजस्थान। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसी को हम लोग ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं अपने कानूनी भाषा में। बट हमारे ड्राइवर इतने ज्ञानी नहीं, इतने नॉलेजेबल नहीं होते कि उनको इस चीजों के बारे में पता हो। तो कानून के अनुसार यह मानना है कि स्थान पर, जिस स्थान पर घटना घटित हुई है वही की पुलिस और न्यायालय को प्राथमिक अधिकार है, प्राथमिक अधिकार मीन्स ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त होता है जी। बट इन केस, यानी अगर घटना गुजरात की है और गाड़ी राजस्थान की है, तो एफआईआर का मुख्य कार्रवाई जो होगी वो गुजरात में होगी जहाँ पे घटना घटी है। जी। प्लस हालांकि अगर ड्राइवर का यह वाहन मालिक का राजस्थान का हो और उसे गुजरात में गलत तरीके से रोका गया हो, तो उसके खिलाफ धमकाया गया हो या अवैध रूप से वाहन जब्त किया गया हो, तो वह राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तो शिकायत वहां पे भी दर्ज कर सकते हैं। मतलब राजस्थान में भी हो सकता है, लेकिन जो मेन मामला है तो वो गुजरात में होगा जहाँ मामला हुआ है। वो आपका प्रॉपर जो आपका इंसिडेंट है, अगर आपको अवैध तरीके से धमकाया जा रहा है, जब्त कर जा रहा है, आपकी पर्टिकुलरली ट्रेड करने में या अपना प्रोफेशन इंस्टीट्यूट करने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, तब वो एक कंप्लेंट वहाँ के अधिकारियों को वहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब, लेकिन अगर हम वैसे क्रक्स में लोगों को समझाएं तो मामला यही है कि जहां आपके साथ घटना घटती है, जिस भी स्टेट पे घटती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, लेकिन जहां पर घटना स्थल है आपको रिपोर्ट वहीं पे दर्ज करवानी होगी। जी। सर एक और चीज है कि जैसे इस मामले में भी कंप्लेंट्स बहुत जगह पे दर्ज की है ड्राइवर ने, सिर्फ एसपी नहीं, एसएचओ, जन सुनवाई केंद्र, बहुत सारी जगह पे कंप्लेंट्स दी गई। आपने भी पहले बताया कि कंप्लेंट्स आप मतलब एक दो जगह पे दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो कंप्लेंट्स हैं वो अगर मान लीजिए सिर्फ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी या एफआईआर लिखवा दी, क्या उसी से काम चल जाएगा या फिर ये बाकी कंप्लेंट्स करवाना ड्राइवर के लिए जरूरी है? मैम पहला तो प्रोसेस यही होता है कि आपको एक लिखित में वहाँ के पुलिस अधिकारियों को कंप्लेन देना पड़ेगा, प्लस आरटीओ ऑफिस में आपको इसके अगेंस्ट शिकायत करना पड़ेगा। इन केस अगर वो दोनों जगह पे कोई स्पेसिफिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब आपके पास आपको एसपी के डायरेक्ट, आप एसपी, डीएसपी, इनको भी आप लिखित में कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि मामला तो यही है ना कि जितनी आप ज्यादा मेनली ड्राइवर्स मेनली यही है कि आपको इस चीज, आपके जिसके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके आपको बैठना नहीं है, आपको इसको पुलिस के संज्ञान में, न्यायालय के संज्ञान में लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मुझे जो सब इस केस में जब उन्होंने किसी ने नहीं सुनी, एसपी ने नहीं सुनी, एसएचओ ने नहीं सुनी, तो उन्होंने हर जगह जाकर इस केस को आगे से आगे पहुंचाया ताकि कोई तो जागेगा और कोई तो केस की सुनवाई करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जागरूकता, जो मुझे इस मामले में और जो मुझे बाकी ड्राइवर्स से भी और बाकी भी जो इस टाइप के मैटर्स जो आते हैं हमारे पास, हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जागरूकता। जो ड्राइवर्स हैं, जो व्हीकल ओनर्स हैं, वो जागरूक नहीं है अपने हक के लिए, प्लस उनके पास नॉलेज नहीं है कि क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। अगर उनसे कोई घटना घट जाती या कुछ भी हो जाता तो वो डर के मारे कि भाई इसके अगर हम कुछ खिलाफ करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलरली मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो यही नहीं है, आपके पास न्यायालय में हर चीज का समय, अगर आप सही हैं तो उसका हर चीज का समाधान है। बिल्कुल, मतलब थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको समाधान मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एक और सवाल है कि इस मामले में एसपी से कार्रवाई करने की बात की गई थी, तो ऐसा क्यों? ऐसा इस मामले में क्या था कि एसपी से कार्रवाई करने की बात की गई? मैम इस मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक पर्टिकुलरली, आप जब ऑर्डर के गो थ्रू हुई होंगी तो कोर्ट ने इसको कंसीडर किया, और इवन द पैरा में कोर्ट ने लिखा भी है कि इवन द ग्रेविटी ऑफ दिस इंसिडेंट हैज बीन प्रूव। मतलब अगर गंभीरता को, इस मामले को अगर गंभीरता को समझा जाए और ये जो आरोप है अगर सिद्ध होता है तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैम पर्टिकुलरली इस मैटर को ग्रेविटी समझते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन होगा डिप्टी एसपी के रैंक के नीचे से अधिकारी से नहीं की जाएगी। अच्छा। प्लस विद इन 3 मंथ्स के अंदर उनको रिपोर्ट
कोर्ट न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करना है। और इस मामलों को गंभीरता को समझे, कोर्ट ने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। कोर्ट ने इस मैटर को ऑलरेडी पेंडिंग रखा हुआ है। इसकी जनवरी 2026 में इस मामले का फिर से डेट। आखिरी चीज अगर मैं चाहूँ कि आप कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों को समझाना चाहें जो वो चीजें नहीं जानते और उनके लिए ये चीजें जानना जरूरी है। जी, एक तो जो हम जितना समझ रहे हैं, आज के जो ये टाइम हो गया, हर एक इंसान के पास मोबाइल है, तो उसका उपयोग पर्टिकुलरली हर एक ट्रक ड्राइवर्स, हर एक जो उनके साथी होते हैं, उनको यूज करना चाहिए। इवन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स हैज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, अगर हम उसको पर्टिकुलरली कोर्स में प्रोड्यूस करते हैं, उसका भी तरीका है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आपके हित में, आपको चुप नहीं बैठना है। किसी भी मामले को, अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको न्यायालय में, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आप कंप्लेन दीजिए। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग के टीवी के माध्यम से और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट। जागरूकता, बिल्कुल। हर एक चीज का एक प्रोसेस है। इवन आप जो ये इलीगल चालान के बारे में देखेंगी, ये इनका एक तरीके से धंधा बन गया है। अगर आप उस सारे पिटीशन को पढ़ेंगी, और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, नॉट इवन द पार्ट ऑफ यूपी, सिर्फ एक यूपी ना ही कि एक औरैया ना ही ये यूपी, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। बिल्कुल। और इस पे एक बहुत सख्त ऑर्डर और बहुत सख्त एक्शन बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो ड्राइवर्स हो गए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनको अपने राइट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हर चीज को कानूनी प्रक्रिया के प्रोसेस के थ्रू उनको उस कंप्लेन करना पड़ेगा। और बाकी चीज भी है, न्यायालय से उनको विश्वास नहीं खोना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर आखिरी मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जब ऐसे मामले होते हैं उसमें ज्यादा तौर पर ड्राइवर्स के पास जो वीडियोस होती हैं या रिकॉर्डिंग्स होती हैं, यही सब कुछ होता है, तो क्या ये जो सबूत है ये कोर्ट में मान्य होते हैं? और अगर होते हैं तो इन्हें सेफ रखने का क्या तरीका हो सकता है ड्राइवर्स के पास? मैम, ये जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो वैलिड होते हैं, बट पर्टिकुलरली आपको कुछ इसके 65B की एक पर्टिकुलरली एक इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू एक प्रोसेस है जिसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपको मेनली मैं इतना ही एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूंगा आपके ड्राइवर्स के, कि जिस मोबाइल से आप, जिस सोर्स से आप वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उस सोर्स को सेफ रखिए। ठीक है जी। पर्टिकुलरली ये कॉपी पेस्ट और फॉरवर्डेड मैसेजेस, ये थोड़ी वैलिडिटी में थोड़ी दिक्कतें होंगी, बट आप उस सोर्सेस को, ओरिजिनल सोर्स को आप सेफ रखिए और वो प्रोड्यूस करिए। जैसे मान लीजिए बाकी तो कोई वीडियो बनाई है और वो व्हाट्सएप पे किसी अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन उसका वो फोन जो है अब उसके पास नहीं है, ड्राइवर के पास, या टूट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या वो वैलिड होगी वो वीडियो? मैम वैलिड होंगी, बट उसका थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपको देखेंगे ओरिजिनल सोर्स का होना या फिर पर्टिकुलरली उसकी ऑथेंटिसिटी जानना, क्योंकि आज के AI के जमाने में ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आपके पास ओरिजिनल सोर्स अवेलेबल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही ड्राइवर भाइयों से भी मैं भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मामला घटता है और आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप उस सोर्स को, यानी कि उस मोबाइल को या डैश कैम को सुरक्षित रखें, ताकि जो आपका सबूत है वो कम से कम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैलिड हो और उसमें छेड़छाड़ की ज्यादा चांसेस ना माने जाए। यही कहेंगे हम? जी 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 बिल्कुल। तो बस यही बेसिकली इसकी कानूनी सलाह, आपको शांति से रह के और सारी चीजों को सहते हुए, ये नहीं कि आपकी इलीगल चालान काटा जा रहा है आप उसको भर दीजिए। हाँ। इलीगल सीजर के खिलाफ हर चीज का एक प्रोसेस है, आप उसको कानून के थ्रू जाइए और उस चीज का समाधान है। हाँ, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनंत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर ARTO के खिलाफ FIR हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी उसी तरीके से बहुत से मामले जो बाकी ड्राइवर्स के हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे ड्राइवरों को बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि वो रोज ऐसी ही चीजों से दो पांच होते ही होते हैं, क्योंकि सड़कों पर चलते हैं तो ये रोज का है किसी न किसी का। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसके खिलाफ लड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला ड्राइवर जो है नारायण दास जो है वो लड़े थे। तो इसी तरीके से बाकी ड्राइवरों के लिए मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी जो आपने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ऐसे ही आगे और जानकारी के लिए भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे
ताकि ड्राइवर जी, भाइयों जी, को और धन्यवाद, कानूनी सलाह आपसे मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, जी, शुक्रिया सर। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छा बताती है। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है, और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छा रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराए।